हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारे पास थ्योरम है वो है कॉचीज़ इनइक्वालिटी। ठीक, स्टेटमेंट क्या है मैंने लिख दिया है, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है एफ ऑफ जेड इज़ अ एनालिटिक फंक्शन। कोई एफ ऑफ जेड हमारे पास एक फंक्शन है। देखिए पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ स्टार्टिंग है। ठीक, एफ ऑफ जेड हमारे पास जो दिया गया वो क्या, एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल सी। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन दैट f of z is analytic within and on the circle C या on a circle C। पहली बात तो ये स्टेटमेंट हमको दिया गया कि f of z क्या है हमारे पास, एनालिटिक। ठीक, तो देखिए अब हम थ्योरम जो देख रहे हैं उसमें हम देख रहे थे कि ये गिवन कंडीशन है z माइनस ए इज इक्वल टू आर, एक सर्कल दिया गया, सर्कल है C, वो सर्कल ही है। एफ ऑफ जेड का मॉड लेस देन और इक्वल टू एम, इसका मतलब ये बाउंडेड है। एफ ऑफ जेड क्या है, बाउंडेड, जेड पर ही मतलब सी पर ही बाउंडेड है सारे जेड के लिए। तो हमें प्रूव करना है एन टाइम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए का मॉड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर टू द पावर एन। तो ये वाला जब हमने इक्वेशन देखा, जब से मैंने ये वाला इक्वेशन देखा तो मुझे कुछ याद आया, मुझे एक कंडीशन याद आती है कि हमने कॉचीज़ इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, कॉचीज़ इंटीग्रल का एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला था वो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला कॉचीज़ इंटीग्रल का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। तो वहाँ पे ये यूज़ आ रहा है कि नहीं, वहाँ पे ये यूज़ आ रहा है कि नहीं, तो बस वही फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करने वाले, कॉचीज़ इंटीग्रल का उसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करने वाले। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम देख लेते हैं गिवन कंडीशन क्या क्या है। गिवन और कुछ भी दिया गया, गिवन ये दिया गया है कि z माइनस एट इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर के। तो सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। ये तो पता ही है ई टू द पावर आई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक, तो यहाँ से हम अगर डी जेड निकालना चाहें, अभी हम डी जेड डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं ना कि किस लिए निकालना है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डी जेड क्यों निकालना है ये आपको पता चल जाएगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, आई आर ई की पावर आई थीटा, थीटा है तो क्या आ जाएगा डी थीटा। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मॉड, क्या लगाएंगे, मॉड। जैसे ही हम लोगों ने मॉड लगा लिया वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। क्यों, आई का मॉड 1 होता है, ई की पावर आई थीटा का मॉड कितना होता है, 1। ठीक, तो हमारे पास बाई कॉचीज़ हायर ऑर्डर इंटीग्रल फॉर्मूला, हायर ऑर्डर इंटीग्रल फार्मूला, जो फॉर्मूला हमारे पास था वो था एफ एन टाइम डेरिवेटिव एट ए, एन टाइम डेरिवेटिव एट ए एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन इन द गिवन कंट्यूर या सी कोई सर्कल, कंट्यूर वही तक क्लोज्ड पाथ ऑफ द कंटिन्यूअस आर्क। याद है किसी को, नहीं याद तो पहला मेरा दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा जिसमें मैंने कंट्यूर को डिफाइन किया था, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि कॉन्ट्यूर होता क्या है, किस प्रकार से क्या लाइन इंटीग्रल का रिप्रेजेंटेशन होता है, सारा चीज़ मैंने उसमें थ्योरी वाइज पूरी कवर कराया था। ठीक, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लगा, देखिए नकल करनी पड़ेगी हमको। यहाँ पे क्या लगा है, मॉड। जब मॉड लगा तो यहाँ भी मॉड लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जैसे ही हम लोग मॉड ले लेंगे, ये याद रखिए दोनों तरफ यहाँ पे क्या लेना है, मॉड। जैसे ही मॉड लेंगे हमारे पास आ जाएगा एक एक्सप्रेशन, वो आएगा एफ एन टाइम डेरिवेटिव एट ए का मॉड इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल मॉड, कोई मतलब नहीं है, एन फैक्टोरियल ही रहेगा, 2 पाई अब आ जाएगा, आई का मॉड कितना होता है 1, तो आई हट गया। उसके बाद इंटीग्रेशन से कोई मतलब है नहीं, एफ ऑफ जेड पे मॉड आएगा और यहाँ z माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 पे मॉड आएगा, मल्टीप्लाई बाई डी जेड पे भी मॉड आएगा। ये एक्सप्रेशन आया। इसके बाद देखते हैं, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ जेड क्या था, बाउंडेड, बाउंडेड के लिए कंडीशन हमको दी गई थी, क्या दी गई थी कि एफ ऑफ जेड का मॉड हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एम, दिया गया था। दूसरी कंडीशन ये भी दी गई थी कि जेड माइनस ए का जो जेड माइनस ए एक सर्कल है, उसकी वैल्यू मतलब उसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। तो सब कुछ रख देंगे, सब कुछ रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए जब वैल्यूज़ हम अप्लाई करेंगे
तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली बात तो एफ ऑफ जेड का मॉड क्या लेस देन और इक्वल टू एम, यहाँ पे रखेंगे तो इक्वल का साइन हटके यहाँ पे क्या आ जाएगी इनइक्वालिटी, तो एफ ऑफ जेड एट ए लेस देन और इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन सी, यहाँ पे m है डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे ये r की वैल्यू r टू द पावर n, और यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया था वो क्या सॉल्व किया था, z माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा ई आर ई की पावर आई थीटा, और यहाँ डिफरेंशिएशन dz करेंगे तो क्या आएगा आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा आता था, और मॉड भी लगाया था, मॉड लगाया था तो कितना आ रहा था आर डी थीटा, यही आ रहा था। तो यहाँ भी रख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर डी थीटा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सॉरी क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। यहाँ n+1 था, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो एफ एन ए एन टाइम डेरिवेटिव एट ए लेस देन और इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ से एक आर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाई आर टू द पावर n इंटीग्रेशन सी डी जी डी थीटा। सी का मतलब क्या है, सर्कल, होल सर्कल के लिए जो पेरीमीटर होता था वो कितना होता था पता ही है आप लोगों को, नहीं पता, होल सर्कल के लिए यहाँ पे जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 से आपका आ जाएगा 2 पाई, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा 0 से 2 पाई, एंगल थीटा, थीटा का एंगल तो पता ही है ना कहाँ कितना होता है, एंगल के बिहाफ पे लेंगे क्योंकि एंगल ही तो वेरिएबल है यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हमको। ये आ जाएगा आर टू द पावर n, और पाई तो लिखना भूल ही गया मैं, m बटे में 2 पाई, थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ही हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस 0 आएगा तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 पाई, तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्सप्रेशन, वो आएगा m n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो हमारे पास सॉरी इक्वल का साइन मैंने लगा दिया है गलती से, यहाँ इक्वल साइन नहीं लगेगा भैया, यहाँ लगेगा लेस देन और इक्वल टू। सो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा एफ एन टाइम डेरिवेटिव एट ए का मॉड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर टू द पावर एन। ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थ्योरम थी कौन सी, कॉचीज़ इनइक्वालिटी, दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन योर एग्जाम। अब आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली, ठीक। और करना कुछ नहीं है क्योंकि आपको नकल करना आनी चाहिए। देखिए कोई भी थ्योरम ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जब हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हमें लाइन बाय लाइन बस ये देखना पड़ेगा कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सही है या नहीं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मतलब है, सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो सही है या नहीं है, ठीक। तो चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम जो आती है वो है लेवलिस थ्योरम, ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी, ठीक। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाली थ्योरम, आप लोगों के लिए हो जाती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसे छोड़ देते हैं लेकिन ये जो थ्योरम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। देखिए इस चीज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि कांस्टेंट है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन कांस्टेंट होगा। पहली बात तो इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो बता सकते हैं कि नहीं, इसका अगर डेरिवेटिव कितना हो जाए 0, कोई भी फंक्शन है w बराबर एफ ऑफ जेड, डिफरेंशिएशन मैंने बताई है क्या होता है, अगर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाए 0 तब भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा कांस्टेंट। लेकिन डेरिवेटिव इसका डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी आती है, डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए वो प्रोसेस होता है, अब वो प्रोसेस यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया गया, कॉन्टूर नहीं दिया गया तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा प्रोसेस ये आता है, कोई फंक्शन है अगर वो कांस्टेंट है मतलब अगर हमने कोई भी a कामा बी डोमेन के लिए हैं और उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे ये वैल्यू क्या आ गई बराबर, इसका मतलब क्या है a पर भी आउटपुट सेम है b पर भी आउटपुट सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि f ऑफ जेड a से a कामा b मतलब a और b से ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं। तो बस वही प्रोसेस हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक। लेवलिस थ्योरम में बस ये प्रोसेस प्रूव कर देंगे कि दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम, तो जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट। कैसे, देखिए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग प्रूफ, कि हम लोग प्रूफ करेंगे क्या। प्रूफ हमारे पास ये है कि हमें करना क्या, एफ ऑफ जेड कांस्टेंट, एफ ऑफ जेड क्या है कांस्टेंट। तो हमने कहा कि लेट
ए एंड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, ये क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑन विद इन एंड ऑन, नहीं या क्या लिख दें, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो जाएंगे। आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन जेड प्लेन, ये कहाँ पे है, जेड प्लेन, इस बात का याद रखिए, यहाँ पर लिखना क्या है, जेड प्लेन, ठीक। एंड वी एज्यूम दैट, वहाँ नहीं लिख पाऊंगा मैं, वी एज्यूम दैट नहीं, वी एज्यूम a large circle C on Z plane with कंडीशन ये है mod Z इज इक्वल टू R। एक हमने लार्ज प्लेन एज्यूम किया, बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल, मतलब लार्ज सर्कल एज्यूम किया है जो mod Z बराबर A पर, मतलब mod Z बराबर A उसकी इक्वेशन है, और R ये मान के चलिए बहुत बड़ा है, और इसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हैविंग सेंटर यार, हैविंग सेंटर एज इट्स ओरिजिन, जो ओरिजिन है वो उसके सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मान ली है, ठीक। हमारे पास एक कंडीशन आती है कि mod z बराबर r के है, तो हम ये लिख सकते हैं कि z बराबर क्या हो जाएगा, r e की पावर आई थीटा, ये हर बार किया है मैंने, पिछली बार भी किया है, और यहाँ पे आ जाएगा आई आर ई की पावर आई थीटा। अगर गलती से भी मॉड की ज़रूरत पड़ गई, मॉड भी लिख लेते हैं, मॉड कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। ये तो हम लोगों को याद ही हो गया कि ये प्रोसेस अपनाना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे हमें पता है इंटायर फंक्शन है तो ये क्या होगा, बाउंडेड। पहली बात तो ये, जब इंटायर फंक्शन है तो ये क्या होगा, बाउंडेड। तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज एफ ऑफ जेड इज़ बाउंडेड, एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, बाउंडेड। जैसे ही हम लोग बाउंडेड वाली कंडीशन लगाएंगे, अभी देखा था बाउंडेड कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ जेड का मॉड हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड ऑन सी, फॉर ऑल जेड ऑन सी, सी पर सारे जेड के लिए हमेशा इतनी वैल्यू देगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बाई कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, बाई कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला वही फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब तो एफ ए वाला ही वो लगेगा, ठीक। कैसे लगाएंगे देखिए, फॉर्मूला होता है एफ ए बराबर 1/2πi, इसका मैंने डेरिवेशन भी कराया है सॉरी। तो जिन लोगों को डेरिवेशन नहीं पता है कैसे इसको प्रूफ करते हैं, तो प्लीज़ चैनल पे जाके विजिट करके प्रूफ ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला चाहे आप सर्च कर सकते हैं। तो प्रूफ ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला बाई हायर मैथमेटिक्स वीएस, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक। ये हमारे पास कंडीशन थी सॉरी, हमारे पास 2 पॉइंट लिए गए थे शुरुआत में ही। हमारे पास कितने पॉइंट लिए गए थे, 2 पॉइंट। तो हम दोनों पॉइंट पे ही चेक करेंगे, 2 पॉइंट से ही पता लगा पाएंगे ना कांस्टेंट है कि नहीं, से किसे पता लगा सकते कांस्टेंट है कि नहीं है, नहीं लगा पाएंगे ना। देखिए आगे, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को जो हमने प्राप्त किए यहाँ से, इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे, और जब जैसे ही हमने ये मान लिया उसके बाद हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, कि 1 माइनस का 2 साइड बाई साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ ए माइनस का एफ बी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 1/2πi इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड माइनस 1/2πi इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस का बी डी जेड। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गया। जो कॉमन करने वाला है कॉमन कर लेंगे। देखिए जो कॉमन करने वाला है अगर कॉमन करेंगे हमारे पास आ जाएगा कि 1/2πi, सॉरी 1/2πi
टू पाई है इंटीग्रेशन, कंडीशन आएगी हमारे पास 1/z माइनस है माइनस 1/z माइनस बी और बाहर आ जाएगा f ऑफ z dz। ठीक, हम करेंगे क्या, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगी कंडीशन एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, बी इधर जाएगा माइनस का, प्लस का ए इधर आएगा तो ए माइनस बी बचेगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, आप एलसीएम लेके लिख सकते हैं, कंडीशन वही आएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। z माइनस ए आएगा और z माइनस बी आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा। हम यहाँ से अप्लाई करना चालू करेंगे अपनी कंडीशंस। अब यहाँ से हम लोग अप्लाई करना चालू करेंगे अपनी कंडीशंस का अप्लाई करेंगे। कंडीशंस हम तब अप्लाई करेंगे जब हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड मॉडुलस। जैसे ही हमने मॉड ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ क्या बचेगा, 2 पाई इंटीग्रेशन f ऑफ z डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका कंडीशन z माइनस का a और z माइनस का b और dz पे भी आ जाएगा क्या, मॉड। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कार्य करेंगे कि हमारे पास एक कंडीशन आ रही है, वो कंडीशन क्या है, एक सेकेंड, हाँ वो कंडीशन ये है कि f ऑफ a माइनस का f ऑफ b का मॉड, a माइनस बी ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 पाई, f ऑफ z इंटायर फंक्शन बाउंडेड रहेगा तो क्या आएगा, बताया था लेस देन और इक्वल टू m, लगा दिया सर। ये मॉड में ही रखो। ठीक, मॉड में इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो a और b है वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इसलिए मॉड में ही लेना है। ठीक, ये m बाहर आ जाएगा f ऑफ z का मॉड, तो हमारे पास जो कंडीशन बचेगी, हाँ dz का जो मॉड था वो भी वैल्यू हमने निकाल ली थी, वही वैल्यू कितनी आई थी, साइड में क्या, वो वैल्यू आई थी आर डी थीटा पे मॉड नहीं रहेगा, आर डी थीटा वो वैल्यू आई थी डिवाइडेड बाई, यहाँ से जैसे ही हम मॉड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेस देन का साइन लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो मॉड z माइनस का मॉड b। मॉड z अलग क्यों किया, क्योंकि मॉड z की वैल्यू हमें पता है, मॉड z की वैल्यू पता है आप लोगों को, नहीं पता है, मैंने अभी अभी लिखी थी, मॉड z बराबर क्या है, एज्यूम किया था एक सर्कल कि मॉड z हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, r के बराबर है, और r क्या है, वेरी 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 लार्ज सर्कल। a माइनस बी का मॉड अपॉन में 2 पाई आएगा, a माइनस बी का मॉड अपॉन में 2 पाई आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे m था ही इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे जो r डी थीटा अपॉन में वैल्यूज़ क्या है, मॉड z की वैल्यू क्या थी, मॉड z की वैल्यू क्या थी, किसी को पता है, हाँ पता है, मॉड z की वैल्यू जो थी वो थी r माइनस का मॉड a, ये कंडीशन आएगी। और यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो एक नई कंडीशन आएगी, वो क्या होती है, r माइनस का मॉड b। इंटीग्रेट कर लेंगे, अच्छा डी थीटा आ चुका है, डी थीटा में हम लिमिट ना लगा दें 0 से 2 पाई, तो जैसे ही 0 से 2 पाई हम लोगों ने लिमिट लगा दी है, एफ ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a माइनस बी डिवाइडेड बाई ये m और 2 पाई, तो आ जाएगा r, वो भी 2 पाई के साथ डिवाइडेड बाई r माइनस का मॉड a और r माइनस का मॉड b। तो वी नो दैट r is a radius of circle, radius of very large circle। ये कौन सा है, बहुत बड़े सर्कल की, इसका मतलब क्या है, r टेंडिंग टू द इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है, r टेंडिंग टू द इन्फिनिटी। सो एफ ए माइनस एफ बी का जो मॉड है वो कहाँ टेंड करेगा, 0, एज r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर पावर कितनी 1 r की, नीचे पावर कितनी 2, तो एक पावर से एक पावर खत्म हो जाएगी, एक r बचा रहेगा नीचे, जो एक r बचा रहेगा वो क्या कर देगा, इन्फिनिटी नीचे रखेगा, जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होगा तो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज एफ ए माइनस का एफ बी इज ऑल्सो टेंडिंग टूवर्ड 0, टेंडिंग टूवर्ड 0 मतलब इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, एफ ए बराबर एफ बी। ये कंडीशन जैसे ही आई तो हम कह देंगे क्या कि एफ ऑफ जेड हमारे पास कैसा है, एनालिटिक इंटायर फंक्शन है, जिसमें एफ ऑफ जेड हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट। ये हमारे पास एक थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका आप लोगों को सॉरी जिसका आप लोगों को हो सके तो ये स्टेटमेंट भी याद रहना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछने वाला भी स्टेटमेंट होता है। ठीक, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाला भी स्टेटमेंट होता है।
ठीक, तो ये वाला आज का हमारा टॉपिक था। आज के टॉपिक में हम लोगों ने किया क्या है, आज के टॉपिक में हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कर लिए। आज के लेक्चर में 2 टॉपिक्स कर लिए, कॉचीज़ इनइक्वालिटी और एक टॉपिक किया हम लोगों ने लेवलिस थ्योरम। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास, तक के लिए गुड बाय।